हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे सेशन नंबर 149 की। सबसे पहले देख लेते हैं जो भी हमारा एडिशनल चीज़ें होती हैं, वोकैब वाली, उनमें फ्रेज़ल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज़। तो इडियम्स एंड फ्रेजेज़ हमने 150 तक डिस्कस कर ली थी, 151 से देखिए। बेंड द रूल्स, इसका मतलब है टू डू समथिंग इन अ स्लाइटली डिसऑनेस्ट और अनऑफिशियल वे। यदि कोई चीज़ आप थोड़ी-सी बेईमानीपूर्ण ढंग से करते हैं, अनाधिकारिक तरीके से करते हैं, तो उसको बोलिए बेंड द रूल्स। मतलब आपने रूल्स को थोड़ा-सा बेंड कर दिया है। बेंड मतलब झुकाना होता है, तोड़ना-मरोड़ना मान लीजिए। थोड़ा-सा आपने बेंड किया है रूल्स को, थोड़ा-सा रूल्स जो है आपने विकृत किए हैं। तो सम प्लेयर्स ट्राइड टू बेंड द रूल्स टू विन। कुछ प्लेयर्स ने कोशिश करी जीतने के लिए रूल्स को बेंड करने की, मतलब डिसऑनेस्टली कुछ करने की। माइक ड्रॉप, अगर आपने कुछ बहुत बड़ी बात मान लीजिए कह दी है, ठीक है? कोई स्टेटमेंट दे दिया है बहुत अच्छा और फिर आपने माइक जो है ड्रॉप कर दिया। मतलब एक बहुत ही प्रभावशाली बात कहने के बाद में आपने माइक जो है ड्रॉप कर दिया, बस इससे बड़ा मैं कुछ नहीं कह सकता, तो वो है माइक ड्रॉप। यूज्ड आफ्टर सेइंग समथिंग पावरफुल और इम्प्रेसिव, कुछ आपने बहुत ही पावरफुल कहा है, बहुत ही प्रभावशाली कहा है और फिर आप माइक ड्रॉप कर देते हैं। मतलब ये माइक ड्रॉप कहना जो है ना, उस स्थिति में होता है कि बहुत ही बेहतरीन आपने कह दिया, फिर आप लास्ट में कहिए माइक ड्रॉप। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, मेहनत जो है वो प्रतिभा को मात दे देती है। कोई टैलेंटेड व्यक्ति है वो भी हार जाता है, लेकिन मेहनती व्यक्ति जीत जाता है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, फिर आपने लास्ट में कहा माइक ड्रॉप। स्लीप ऑन इट, स्लीप ऑन इट का मतलब है किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, केयरफुली सोचना डिसीजन लेने से पहले। आप रात दिन सोच रहे हैं, सो रहे हैं, तो भी उसी आइडिया पर सो रहे हैं, उसी के बारे में विचार चल रहा है, तो मतलब बहुत केयरफुली आप सोच रहे हैं उस बारे में। ठीक है, तो डोंट आंसर नाउ, अब इस बात का आंसर मत करो, स्लीप ऑन इट, इस पर थोड़ा सोचो विचारो एंड डिसाइड टुमारो, और कल तय करके बताओ। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हॉट टेक। टेक का मतलब ओपिनियन है। टेक वर्ब होती है तो लेना होता है, टेक के और बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन टेक यहाँ पे जो है वो नाउन के रूप में लीजिए। टेक का मतलब है ओपिनियन, और हॉट टेक का मतलब हॉट ओपिनियन। बहुत ही यूँ कह सकते हो बोल्ड ओपिनियन आपका है, कंट्रोवर्शियल ओपिनियन आपका है, तो उसको बोलते हैं हॉट टेक। माई हॉट टेक, एग्जाम्स टेस्ट मेमोरी नॉट इंटेलिजेंस। अब मेरी एक राय है, बहुत ही बोल्ड राय है, और बोल्ड अगर राय है तो हो सकता है दूसरे जो हैं वो आपका विरोध करें। तो एग्जाम्स टेस्ट मेमोरी, तो एग्जाम्स जो हैं वो मेमोरी का टेस्ट है, न कि इंटेलिजेंस का, कि आप कितना रट पाते हैं, कितना आपकी स्मृति में है, उसका टेस्ट है, न कि इंटेलिजेंस का। दैट्स अ रैप, रैप का मतलब लपेटना होता है। कभी आपने चॉकलेट के इर्द गिर्द देखा होगा रैपर, ठीक है? तो रैप का मतलब लपेटना। तो जैसे यूज टू से इट्स फिनिश्ड और वी आर डन हियर, आप कहते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया, अब बोरिया बिस्तर लपेटने का, समेटने का समय हो गया, तब आप यूज करते हैं। ग्रेट सेशन टुडे, बहुत बढ़िया सेशन हुआ आज, दैट्स अ रैप। अब बस इतना ही है, अब बोरिया बिस्तर समेट लेते हैं, तो ये है दैट्स अ रैप। ठीक है, अगला देखिए। फ्रेजल वर्ब्स 90 तक हो चुकी है, और ये पिछले जितने भी चीजें हैं ना वो सब आप पिछले पीडीएफ्स में प्राप्त कर सकते हैं। बीफ अप, टू मेक समथिंग स्ट्रोंगर और मोर सब्सटेंशियल, कोई चीज बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर बनाना, मतलब किसी चीज को और ज्यादा मजबूत बनाना, और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाना, उसको बोलते हैं बीफ अप। देखो बीफ का मतलब एक तो गाय का मीट होता है। एक बीफ की एंट्री आप देखोगे, गूगल करोगे, तो उसका मतलब मिलेगा पावर, स्ट्रेंथ, फोर्स। तो ये पावर, स्ट्रेंथ, फोर्स वाला है, कि आपने फोर्स जो है वो अप किया है, पावर को अप किया है, स्ट्रेंथ को अप किया है, इसका मतलब और ज्यादा मजबूत किया है। द टीम नीड्स टू बीफ अप इट्स डिफेंस, टीम को आवश्यकता है कि वो अपने डिफेंस को बीफ अप करे, थोड़ा सा बढ़ाए, टू विन द चैंपियनशिप, चैंपियनशिप जीतने के लिए। बेल आउट, बेल जमानत, आउट मतलब बाहर। जमानत के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा लगता है। तो पैसा आप देते हैं और किसी को जमानत देकर बाहर निकालते हैं, तो ये एक प्रकार से डिफिकल्ट कंडीशन से किसी को बचाना, और खास करके फाइनेंशियल एड करके, फाइनेंशियल हेल्प देकर। टू रेस्क्यू समवन फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी को मुश्किल स्थिति से रेस्क्यू करना, ऑफन बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प, और अक्सर ये कैसे कर सकते हो आप? वित्तीय सहायता देकर ऐसा कर सकते हो। ठीक है, इसका देखो एक एग्जांपल, व्हेन हिज बिजनेस वाज फेलिंग, जब उसका बिजनेस असफल हो रहा था, हिज फैमिली हैड टू बेल हिम आउट, तो उसके परिवार को उसे पैसा देकर उसको रेस्क्यू करना पड़ा, उसे इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालना पड़ा। बहुत बार न्यूज़पेपर में तो ये फ्रेजल वर्ब आपको मिलेगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 93 है विप अप। विप का मतलब कोड़े मारना होता है।
अप का मतलब ऊपर, और आप कोड़े मारकर किसी को मोटिवेट कर रहे हो कि तुम्हें करना है। कई होते हैं ना, स्ट्रिक्ट होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स, या फिर यूँ कहें कि आपका कोई इंस्ट्रक्टर है, आपका कोई टीचर है, आपका कोई ट्रेनर है, तो कई लोग बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग भी देते हैं, तो वो कोड़े मार-मार कर आपको मोटिवेशन आपका ऊपर करते हैं। तो ये है व्हिप अप। तो एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, और कॉज़ पीपल टू हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट समथिंग, या किसी चीज़ के बारे में आपकी प्रबल भावना हो, वो तीव्र भावना पैदा करना। द पॉलिटिशियन स्पीच वाज इंटेंडेड टू व्हिप अप सपोर्ट फॉर हिज न्यू पॉलिसी। जो पॉलिटिशियन का भाषण था, उसका इरादा ही ये था कि वो सपोर्ट को थोड़ा-सा एनकरेज करे फॉर हिज न्यू पॉलिसी, कि लोग जो हैं उनकी नई नीति को सपोर्ट करें, इसलिए प्रेरित करने के लिए उन्होंने स्पीच दिया था। जूस अप। देखो, जूस का मतलब केवल फलों का रस, वही जूस नहीं है। जूस का मतलब पेट्रोल भी होता है, ठीक है? और जूस के और बहुत सारी एंट्रीज़ होती हैं, ठीक है? मेक समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव और पावरफुल। सोचो, पेट्रोल है, वो आपने उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी। पेट्रोल, कई अच्छे क्वालिटी के पेट्रोल भी आते हैं, तो इंजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा, ऐसा मान लीजिए। आपने जूस पी लिया, तो फिर आप थोड़ा-सा एनर्जाइज़्ड महसूस करोगे, है ना? आपकी एनर्जी अप हो जाएगी। या किसी चीज़ में रस है, कोई भी चीज़, जैसे इस क्लास में आपको रस आ रहा है, आप इंटरेस्ट ले पा रहे हैं, इसका मतलब ये इंटरेस्टिंग है, तो ये जूस अप है, ऐसे याद कर सकते हो। टू मेक समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव और पावरफुल, किसी चीज़ को और अधिक रोचक, आकर्षक और शक्तिशाली बनाना। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू जूस अप सम सीन्स। डायरेक्टर ने तय किया कि वो कुछ सीन्स को जूस अप करेगा, मतलब थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाएगा, पावरफुल बनाएगा, अट्रैक्टिव बनाएगा, टू मेक द मूवी मोर एक्साइटिंग, ताकि मूवी और ज़्यादा रोचक बन सके। और 95 है कैच अप। अब कैच का मतलब पकड़ना है, अप का मतलब ऊपर है, विद मतलब साथ में है। कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर है, इस पायदान पर है, आप इस पायदान पर हो, आप इसको कैच कर लेते हो ऊपर जाकर, और इसके इक्विवेलेंट आ जाते हो, इसके बराबर आ जाते हो, टू रीच द सेम लेवल, तो सेम स्तर पर पहुँचना, और अपडेट वनसेल्फ, अपने आप को अपडेट करना। आई नीड टू कैच अप विद द लेटेस्ट एडिटोरियल्स। मुझे आवश्यकता है कि मैं लेटेस्ट जो एडिटोरियल्स आए हैं, उसके साथ उसको मतलब अपडेट करूँ अपना नॉलेज उनके प्रति, ये मतलब है। तो ये फ्रेज़ल वर्ब्स हुई। इसके बाद आइए, फिक्स्ड प्रीपोज़िशंस बचे हैं और वन वर्ड्स बचे हैं। ये सब आपने अगर नोट डाउन किए होंगे तो अच्छा खासा वोकैब आपका तैयार हो जाएगा, बिना किसी ऐसे वीडियो देखे या ऐसे कोई कोचिंग किए जहाँ पर आप स्पेसिफ़िक तरीके से एक वैकेंसी का नाम लिखा होता है कि एसएससी की ही बात कर रहे हैं, बैंक की ही बात कर रहे हैं, ऐसी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप आइए, फिक्स्ड प्रीपोज़िशन में देखिए, शी कन्फाइडेड। देखो, कन्फाइड का मतलब होता है विश्वास करना, या फिर किसी पे, किसी से राज शेयर करना, सीक्रेट शेयर करना। कन्फाइड के साथ इन लगता है। कन्फाइड का मतलब होता है किसी के साथ अपने सीक्रेट शेयर करना, या फिर किसी में विश्वास दिखाना। सीधी-सी बात है, विश्वास दिखाओगे तभी तो सीक्रेट शेयर करोगे। शी कन्फाइडेड इन हर बेस्ट फ्रेंड, तो उसने अपने राज शेयर किए अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, या फिर उसमें विश्वास था। इंडिया एंटर्ड। देखो, वैसे तो एंटर के साथ में प्रीपोज़िशन लगता ही नहीं है। एंटर डज़ नॉट टेक एनी प्रीपोज़िशन, कब तक? जब इसका मतलब हो प्रवेश करना। जैसे ही एंटर्ड द रूम, ही एंटर्ड द केबिन, ऐसा कुछ हो तो कुछ लगेगा ही नहीं। लेकिन एंटर इनटू एक फ्रेज़ल वर्ब है। इसका मतलब होता है डील या एग्रीमेंट साइन करना। साइन अ डील और एग्रीमेंट। कोई भी एग्रीमेंट या डील साइन करते हो तो उसके लिए एंटर इनटू एक फ्रेज़ल वर्ब के रूप में यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखो, ट्रीटी साइन हुई है ना? शांति समझौता हुआ है, तो यहाँ पे एंटर इनटू आएगा, प्रवेश करने की तो बात है नहीं है। मैनी पीपल ऑब्जेक्टेड। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विरोध करना, तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, किसका? नई पॉलिसी। टू लगेगा। द टीचर प्रोवाइडेड स्टूडेंट्स विद स्टडी मटेरियल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। इसमें होता क्या है, प्रोवाइड अगर दे रखा हो आपको, या फिर आपको एंट्रस्ट दे रखा हो, ठीक है? या फिर आपको असाइन दे रखा हो, इन सब का मतलब सौंपना या देना होता है। इसके बाद पहले समबडी है, तो विद समथिंग आएगा, और पहले समथिंग है तो टू समबडी आएगा। समथिंग का मतलब कोई वस्तु हो, तब तो आपको लगाना है आगे, जो रिसीवर है, व्यक्ति है, उससे पहले टू, और पहले व्यक्ति है फिर वस्तु है तो लगेगा विद। ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ समझ लो आप, कि टीचर ने प्रोवाइड किया स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स तो यहाँ पे समबडी हो गए, व्यक्ति हो गए, और क्या प्रोवाइड किया? स्टडी मटेरियल, ये समथिंग की कैटेगरी में जाएगा, तो ये हो गया समथिंग। तो देखो, पहले समबडी हो फिर समथिंग हो तो क्या लगता है? विद। इसी को उल्टा कर दो, द टीचर प्रोवाइडेड स्टडी मटेरियल टू स्टूडेंट्स आ जाएगा, ठीक है?
अगला देखिए, नो वन शुड बी डिप्राइव्ड। यहां भी आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है। डिप्राइव में ऑफ लगता है, इसका मतलब वंचित होना होता है। डिप्राइव के साथ साथ आपको याद रख लेना है बीरेफ्ट, इसका मतलब भी वंचित करना है। एक होता है डिवॉइड, इसका मतलब भी वंचित करना है। इन सभी के साथ में क्या लगता है? ऑफ लगता है। डिप्राइव ऑफ, बीरेफ्ट ऑफ, डिवॉइड ऑफ, वंचित होना। नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन। किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाना चाहिए मूलभूत शिक्षा से, ये ट्रांसलेशन है। ठीक है, वंचित करना इसका मतलब है। तो ये अपने फिक्स प्रेपोजिशन वाली कहानी हुई। आगे चलो, ये इस वीक का अंतिम एडिटोरियल है, कल अपना टेस्ट है, आपको पता ही है इस बात का। तो टेस्ट है तो पहले वाला सारा पढ़ के रखना भी तैयार। हाँ जी, चलो वन वर्ड्स की बात करें। पहला है होम बॉडी। होम बॉडी है मतलब शरीर आपका घर पे ही रहना पसंद करता है, ठीक है, बाहर नहीं जाना चाहता है ना। तो ये है जो बाहर घूमना नहीं पसंद करता, घर में रहना पसंद करता है। अ पर्सन हु एंजॉयज स्टेइंग एट होम रेदर देन गोइंग आउट। एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर जाने की बजाय घर में ही रहना पसंद करता है। आई एम सच अ होम बॉडी। मैं एक होम बॉडी हूँ। वीकेंड्स मीन बुक्स एंड कॉफी फॉर मी। वीकेंड्स का मतलब मेरे लिए होता है किताबों और कॉफी के साथ ही बिताता हूँ। सोशल बटरफ्लाई, अब ये दूसरा तरह का व्यक्ति है। ये सामाजिक होता है, तितली की तरह इधर उधर मंडराता रहता है, ठीक है। तो जो बहुत मेलजोल पसंद करता है, सोशल होता है, सामाजिक मेलजोल रखना पसंद करता है। ए वेरी सोशेबल पर्सन हु लव्स मीटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद पीपल। एक बहुत ही सोशेबल व्यक्ति जो प्रेम करता है किस बात से? लोगों से मिलने से, लोगों से बातचीत करने से। एग्जाम्पल है एट वेरी एवरी इवेंट, हर इवेंट में शी इज द सोशल बटरफ्लाई एवरीवन नोज। हर व्यक्ति जानता है कि सोशल बटरफ्लाई है वो। मिलनसार है, एमिएबल है। 33 है फ्री स्पिरिटेड। किस स्पिरिट का मतलब आत्मा होती है, और आपकी आत्मा एकदम मुक्त है, फ्री है, आजाद है, मुक्त विचरण करने वाली आत्मा। मतलब अपना इच्छा होगी ना वही करेंगे, दूसरों के दबाव में कुछ नहीं करेंगे। बंधन में नहीं रहना चाहता व्यक्ति, अपनी मर्जी से जीता है। समवन हु लिव्स बाय देयर ओन रूल्स। कोई व्यक्ति, अब यहाँ देयर की जगह ही जाना चाहिए वैसे तो आपके एग्जाम के लिहाज से। वैसे डिक्शनरीज में अगर आप एंट्रीज देखेंगे तो समवन में, एवरीवन में प्लूरल दे रखा होता है, पजेसिव एडजेक्टिव केस याद रखिएगा। समवन हु लिव्स बाय देयर ओन रूल्स, कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने रूल से जीना चाहता है। नॉट केयरिंग अबाउट सोशल लिमिट्स, अब सोशल लिमिट्स की परवाह नहीं करता है, सामाजिक बंधनों की परवाह नहीं करता है। शी इज अ फ्री स्पिरिटेड ट्रैवलर। वो एक मुक्त विचरण करने वाली ट्रैवलर है। हु हेट्स रूटीन, इसको दिनचर्या पसंद नहीं है। अगर आप बांधना चाहोगे कि सुबह इतनी बजे उठना है, इतनी बजे ऑफिस जाना है, इतनी बजे वापस लौटना है, इतनी बजे खाना खाना है, तो ये पसंद नहीं है। और ऐसे मुझे लगता है आप में से भी कोई ना कोई फ्री स्पिरिटेड होगा। तो ये थे वन वर्ड्स, सॉरी तीन ही हुए, नंबर चार। मोनोथीस्ट, मोनो मतलब होता है एक, और थीस्ट जो है वो विश्वास रखने वाला ईश्वर में। ये तो पढ़ाई होगा अपने, थियोलॉजी होता है धर्म, धर्म का विज्ञान, धर्म की स्टडी करना। तो थीस्ट जो होता है जो ईश्वर में विश्वास रखता है। एथीस्ट होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, ये पता होगा। तो मोनो है, इसका मतलब एक ही भगवान में विश्वास करने वाला, ठीक है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ वन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो केवल एक ही ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है। एग्जाम्पल है इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी आर मोनोथीस्टिक रिलीजन्स। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो हैं वो मोनोथिस्टिक रिलीजन, मतलब इनमें एक एक भगवान को ही मानते हैं। प्रोटैगोनिस्ट क्या होता है? ये मुख्य पात्र होता है, नायक होता है, कहानी का मुख्य किरदार होता है। द मैन और लीडिंग करेक्टर इन अ स्टोरी, प्ले और फिल्म। एक मुख्य और लीडिंग एक करेक्टर होता है किसी भी स्टोरी में, किसी भी प्ले में, नाटक में, किसी भी फिल्म में। हैमलेट इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडी। शेक्सपियर ने एक ट्रेजेडी लिखी, उसमें हैमलेट जो है प्रोटैगोनिस्ट था, ठीक है। तो ये हमारा वन वर्ड वाला सेगमेंट हुआ। अब आइए पैसेज पर। अब पैसेज में पिछला पैसेज जो था अपना, उसमें 4 और 5 नंबर के दोनों के आंसर बी और बी थे। दोनों के आंसर बी थे। 4 नंबर का आंसर बी था, 5 का भी बी था। जो आपसे क्लोज पूछा था वो एडवर्ब क्लोज था, कंडीशन बता रहा है। कंडीशन बताने वाले क्लोज एडवर्ब ही होते हैं, ऐसा आप याद रख सकते हो, ठीक है। और वो जो था 17 मेजर्स वाला आंसर था। अब पूछा आपसे कि व्हाट इज द मेन इशू डिस्कस्ड इन द एडिटोरियल। एडिटोरियल में मुख्य मुद्दा क्या डिस्कस किया गया है? तो ये तो पूरा एडिटोरियल पढ़ने से ही पता लगेगा। व्हाई डिड केरला इंट्रोड्यूस दिस बिल। केरला ने इस बिल को इंट्रोड्यूस क्यों किया? ठीक है ना, केरला ने इस बिल को इंट्रोड्यूस क्यों किया? और दूसरा कह रहा है कि व्हाट डज द टर्म वर्मिन रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिल। इस बिल के अनुसार, बिल के संदर्भ में वर्मिन शब्द का प्रयोग कैसे किया गया है वो बताना है। द टोन ऑफ द लाइन, द बिल असर्ट्स
दैट द स्टेट में डिसाइड व्हेन अ शेड्यूल सेकंड एनिमल हैज बिकम वर्मिन। मतलब ये जो एक लाइन है, द बिल असर्ट्स दैट, ये वाला, इसमें जो टोन है वो कौन सी है? While the ambition is rooted in a painful lived crisis, the attempt to sidestep center state dissonance exposes tensions between ecological prudence and federal autonomy। इसमें बताना है कि मैन क्लोज कौन सा है। ठीक है, यही पूछा है ना इसमें, या पूछा ही नहीं कुछ? वाइल द, एक मिनट, यहाँ शायद मैंने प्रश्न ही नहीं दिया क्या? क्या पूछा है आपसे? वाइल द एम्बिशन इज रूटेड इन अ पेनफुल लिव्ड क्राइसिस, द अटेम्प्ट टू sidestep center state dissonance exposes tensions between ecological prudence and federal autonomy while the ambition is। अच्छा, इसमें मैन क्लोज बताना है, भी इसमें प्रश्न दिया हुआ नहीं है। आपको ये बताना है कि मैन क्लोज क्या है। ठीक है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, एक मैन क्लोज है, तो मैन क्लोज कौन सा है वो बताना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी चर्चा हमें यहाँ पे करनी है, एडिटोरियल किस बारे में है। ठीक है, देखो, एडिटोरियल जो है वो कह रहा है कि एडिटोरियल डिस्कसेस केरला's प्रपोजल टू अमेंड द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। अब पहला उत्तर तो यहीं से निकल जाता है आपका कि एडिटोरियल किस बारे में डिस्कस कर रहा है। केरला का एक प्रस्ताव है। केरला कह रहा है कि भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का, उसको संशोधित करना चाहता है। और किस तरह से माध्यम इसने लिया है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल 2025, इस माध्यम से, विच सीक्स टू ट्रांसफर सर्टेन पावर्स। अब इससे ये जो है ना, इसकी बात कर रहा है, ये चाहता है कि ट्रांसफर सर्टेन पावर्स, कि इसमें ये कहा गया है कि कुछ पावर्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रांसफर करके स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाएं, विशेष करके रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक वाइल्ड एनिमल्स। कुछ जंगली जानवर हैं, समस्याकारी हैं, लोगों के लिए बहुत मुसीबत पैदा करने वाले हैं, विशेष रूप से उनके संबंध में, जैसे कि वाइल्ड बोर्स हैं, जैसे कि जंगली सुअर हैं, दैट हार्म क्रॉप्स, ये क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, थ्रेटन रूरल लाइवलीहुड्स, और ग्रामीण जनजीवन जो है उसको भी खतरे में डालते हैं। तो इसके बारे में बात हम करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। टस्क एंड टेंशन नाम से एडिटोरियल है। टस्क मतलब हाथी दांत होता है, या फिर आप कहिए कि नुकीले दांत जो होते हैं जंगली जानवरों के, उसको हम टस्क बोलते हैं। टेंशन का मतलब है परेशानी। तो हाथी दांत या वन्य जीव जो हैं, जो बहुत ही हार्मफुल वन्य जीव हैं, ठीक है, जंगली जानवर हैं वो, और उनसे होने वाली परेशानी, ऐसा समझिए इसको। ऑन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल 2025 किस बारे में है? वन्य जीव संरक्षण विधेयक 2025 के बारे में है। केरला चेंजेस टू वाइल्ड लाइफ एक्ट, केरला के जो परिवर्तन हैं, केरला ने जो चेंजेस कहे हैं टू वाइल्ड लाइफ एक्ट, और चेंज किस में है उसके लिए टू लगेगा। चेंज जिसमें भी होता है उसमें टू लगता है, ध्यान रखो इस बात को। ठीक है, तो चेंजेस किस में, अमेंडमेंट किस में? इस अधिनियम में। विल डिवॉल्व, अब ये बदलाव जो हैं ये क्या करेंगे? डिवॉल्व करेंगे। ये इसकी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये मैन वर्ब। ये डिवॉल्व करेगा। डिवॉल्व क्या होता है? डिवॉल्व वैसे तो होता है विकेंद्रित करना, कोई चीज को ट्रांसफर करना, पावर ट्रांसफर करना। ठीक है, यहां पे डिवॉल्व का मतलब है विकृत करना, बिगाड़ना। ठीक है, डिटीरियोरेट, वर्सन, डिक्लाइन, डीजेनरेट, बिगाड़ना या विकृत करना, ये मतलब है इसका, विकृत करना, ये डिवॉल्व है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? केरला के जो बदलाव हैं किस चीज में? वाइल्ड लाइफ एक्ट में। वो बदलाव क्या करेंगे? वो डिवॉल्व करेंगे, वो डिटीरियोरेट करेंगे, वो वर्सन करेंगे। किस चीज को? नेशनल सेफगार्ड्स को, राष्ट्रीय सुरक्षा को। सेफगार्ड्स क्या होता है? सुरक्षा। सेफगार्ड्स क्या होता है? सुरक्षा, प्रोटेक्शन, प्रिकॉशन, सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है, केरला के जो चेंजेस हैं किस चीज में? वाइल्ड लाइफ एक्ट में। वो क्या करेंगे? वो नेशनल सेफगार्ड्स को खतरे में डालेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा को विकृत करेंगे, डिक्लाइन करेंगे, कम करेंगे, यूं समझ। केरला's डिसीजन टू अमेंड द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, केरला का निर्णय, ये जो येलो कलर में है वो सब सब्जेक्ट हैं, ये उनको बता रहा हूँ जो नए बच्चे हैं। और नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वैसे हर दिन ये सेशन 5 बजे होता है, आपको नोटिफिकेशन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। केरला's डिसीजन, केरला का निर्णय। निर्णय किस चीज का? निर्णय इस चीज का, अमेंड करने का। अमेंड क्या होता है? संशोधन करना, बदलना, संशोधन करना, बदलना, ऑल्टर करना, चेंज करना, रिवाइज करना। डिस्कोर्स का मतलब होता है बात, वार्तालाप, बातचीत। ठीक है, डिस्कशन, डिबेट, डायलॉग। आम का मतलब होता है
सशक्त बनाना, सशक्त बनाना, शक्ति देना, सशक्त बनाना, शक्ति देना, स्ट्रेंथन करना, ये होता है आम। वैसे आम भुजा होती है, ये आम जो है वर्ब के रूप में है। तो केरला का डिसीजन, एक थोड़ा ध्यान से समझना कि ये वाला एडिटोरियल थोड़ा समझ में आपको ऐसे खुद से पढ़ोगे थोड़ा सा मुश्किल सा लगेगा, लेकिन जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़िए, बड़ा आसान हो जाएगा। केरला का निर्णय, निर्णय किस बात का? संशोधन करने का। क्या संशोधन करना है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को। ये डिसीजन मार्क करता है, मार्क करता है मतलब इंडिकेट करता है, सिग्निफाई करता है। इंडिकेट करना, सिग्निफाई करना, चिन्हित करना, संकेत करना, ये संकेत करता है, ठीक है। सिग्निफाई या इंडिकेट, क्या संकेत करता है किस तरफ? टर्निंग पॉइंट, कि एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट मतलब निर्णायक मोड़ है, डिसाइसिव पॉइंट है। इन द फेडरल डिस्कोर्स, किसमें? संघीय बातचीत में। डिस्कोर्स मतलब डिस्कशन, कॉन्वर्सेशन। ऑन एनवायरमेंटल गवर्नेंस, और डिस्कोर्स है किस पर? पर्यावरण से संबंधित जो शासन है, गवर्नेंस है, उस पर। केरला का निर्णय इस अधिनियम को बदलने का ये संकेत करता है कि भाई ये एक टर्निंग पॉइंट है, जो संघीय बातचीत है इस मुद्दे को लेकर, उसमें एक निर्णायक मोड़ है। अच्छा, संघीय बातचीत का मतलब क्या है? फेडरल का मतलब होता है जहां सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं। वो मुद्दा जो सेंटर का भी है और स्टेट रिलेटेड भी है, उसको हम बोलते हैं क्या? फेडरल, जो कि एग्जेक्टिव है। अच्छा, एक्ट से पहले दय लगता है, ध्यान रखिए, ये एक्ट है, अधिनियम है, तो दय का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। मार्क के बाद में अ टर्निंग पॉइंट जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है। टर्निंग पॉइंट जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो केरला का डिसीजन, डिसीजन क्या? इस एक्ट में बदलाव करने का। वो मार्क करता है, वो इंडिकेट करता है, वो सिग्निफाई करता है टर्निंग पॉइंट को, किस में? इस डिस्कोर्स में। डिस्कोर्स है किसको लेकर? मुद्दा ये है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल 2025। ये जो एक बिल है, विधेयक है, सीक्स, ये चाहता है या इसकी कोशिश है। सीक का मतलब चाहना, डिमांड करना, कोशिश करना। टू आर्म द स्टेट, ये चाहता है कि स्टेट को, राज्य को, राज्य कौन सा? द स्टेट दिया है, तो ये केरला की बात है। राज्य को सशक्त बनाए, स्ट्रेंथन करे, ताकत दे, पावर्स दे। 10 फार का मतलब है 100 फार। वो ताकत, वो पावर्स जो अभी तक रिजर्व थी, आरक्षित थी, इसके लिए सुरक्षित थी, ठीक है। फॉर द यूनियन गवर्नमेंट, वो पावर्स जो अभी तक केंद्र सरकार के पास थी, वो शक्तियां अब किसको मिले? स्टेट को मिले। ये इस बिल में मुख्य रूप से कहा गया है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल 2025 सब्जेक्ट है, सीक्स वर्ब है। और सीक क्या करता है? क्या कोशिश है इसकी? कोशिश है आर्म करने की स्टेट को, मतलब स्टेट को पावर्स देने की। पावर्स कौन से? वो पावर्स जो रिजर्व्ड हैं अब तक किसके लिए? यूनियन गवर्नमेंट के लिए। क्लियर है? अच्छा, सीक की तीनों फॉर्म जो है ना, वो ये बनती है, सीक, सॉट, सॉट। चाहना, तलाशना, कोशिश करना। आगे चला जाए, नेक्स्ट पे देखिए, थोड़ा सा खुद से आप पढ़ लीजिए चाहे तो, और फिर मैं बताता हूँ। देखो, वाइल द एम्बिशन इज रूटेड इन, रूट इन का मतलब होता है निहित होना। रूट इन का मतलब है कोई चीज इसमें ग्राउंडेड है, एम्बेडेड है, स्टैब्लिश्ड है, मतलब काफी गहरी जड़ें जमी हुई है ना। निहित होना कह सकते हो, या जड़ें जमी होना, स्थापित होना कह सकते हो। स्थापित होना, इसमें स्थापित है। साइड स्टेप का मतलब है बचना, अवॉइड करना, बाईपास, इवेड, स्कर्ट। डिसोनेंस का मतलब है सामंजस्य की कमी, सामंजस्य की कमी। लैक ऑफ हार्मनी, डिस्कॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट। तो सामंजस्य की कमी है तो विवाद होगा, संघर्ष होगा। प्रूडेंस का मतलब है विवेक, जुडिशियसनेस या विजडम। ऑटोनॉमी का मतलब है स्वायत्तता, स्वायत्तता का मतलब है आजादी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। असर्ट का मतलब है दावा करना, क्लेम या अफर्म। और लाइबल टू, लाइबल टू का मतलब है लाइकली टू, संभावित होना, प्रवृत्त होना। ऐसा मान लो कि इसकी प्रवृत्ति ये होगी, ये इसलिए संभावित होगा, ऐसे मान लो, ठीक है। देखो, वाइल है वो कंजंक्शन होता है, खैर हम ग्रामर की बात करेंगे, पहले एक बार सेंटेंस पढ़ लें यहां तक। वाइल द एम्बिशन इज रूटेड इन, यद्यपि जो ये महत्वाकांक्षा है, ये जो केरल चाहता है ना कि अ, सरकार के पास जो ताकतें हैं वो हमें दे दी जाए, ये जो एम्बिशन है वो किस में निहित है? पेनफुल लिव्ड क्राइसिस। पेनफुल मतलब दर्दनाक, लिव्ड क्राइसिस का मतलब वो क्राइसिस जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। लिव्ड का मतलब एक्सपीरियंस्ड,
जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वर्तमान में जो सेल्फ एक्सपीरियंस आपको हो रहा है। यद्यपि ये जो एम्बिशन है, ये जो महत्वाकांक्षा है केरला की, ये किस में रूटेड इन है, किस में निहित है, किससे जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है दर्दनाक उस संकट से जो फिलहाल आपका सामना हो रहा है, जिस संकट से। फिर भी कॉमा लगा दिया, नया उपवाक्य है, व्हाइल की फितरत है ये कि व्हाइल दो क्लॉजेस को जोड़ता है, विपरीत वाक्यों को जोड़ता है। फिर भी जो अटेम्प्ट है टू साइड स्टेप सेंट्रल स्टेट डिसोनेंस, जो ये प्रयास है, क्या अवॉइड करने का, साइड स्टेप करने का, दरकिनार करने का, केंद्र और राज्य के डिसोनेंस को। केंद्र राज्य का डिसोनेंस मतलब केंद्र राज्य में जो विवाद है, जो भी डिसोनेंस है, सामंजस्य की कमी है, इसको साइड स्टेप करने का वो दिखाता है, वो दर्शाता है, एक्सपोज करता है। क्या? टेंशंस बिटवीन इकोलॉजिकल प्रूडेंस, परेशानियां, तनाव किस किस के बीच में? एक तरफ तो है पारिस्थितिकी से संबंधित विवेक, और दूसरा है संघीय स्वायत्ता। इन दोनों के बीच में टेंशंस को दिखाता है। अब देखो, काम की बात यह है कि एम्बिशन जो है, इसकी वर्ब तो है इज, रूटेड है एडजेक्टिव। दूसरा अटेम्प्ट जो दे रखा है, इसकी वर्ब है एक्सपोजेज, ये वर्ब है। ठीक है, अच्छा जी, दो तीन वर्ड्स आगे, रूटेड इन का मतलब है ये वाला, ग्राउंडेड, एम्बेडेड, स्टैब्लिश्ड। और साइड स्टेप का मतलब है अवॉइड, अवर्ट, स्कर्ट, ये सब। और डिसोनेंस का मतलब है लैक ऑफ हार्मनी या डिस्कॉर्ड कह सकते हो। प्रूडेंस का मतलब है विजडम या जुडिशियसनेस। और ऑटोनॉमी का मतलब है फ्रीडम या इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स थे। बिटवीन के साथ में एंड लगाते हैं, ये बिटवीन के साथ में एंड है। वाइल जो है वो यद्यपि काट देता है, तो इसको आप ऑल्दो या दो पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ऑल्दो या दो। ये विपरीत वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो यद्यपि जो एम्बिशन है वो रूटेड इन है, वो एम्बेडेड है, वो जुड़ा हुआ है पेनफुल लिव्ड क्राइसिस के साथ। दर्दनाक एक्सपीरियंस्ड क्राइसिस, वो संकट जो आपने एक्सपीरियंस किया है वर्तमान में, उससे जुड़ा हुआ है ये महत्वाकांक्षा, कि केरल ऐसा चाह क्यों रहा है, क्योंकि भाई इसको दर्द हुआ है, इस कारण चाह रहा है। फिर भी जो ये प्रयास है सेंटर स्टेट डिसोनेंस को साइड स्टेप करने का, केंद्र और राज्य के बीच में जो डिसोनेंस है, सामंजस्य की कमी है, जो झगड़ा चलता है, जो संघर्ष चलता है, उसको साइड स्टेप करने का जो प्रयास है ना, ये प्रयास दर्शाता है कि भी तनाव है इन दोनों मुद्दों पर। द बिल असर्ट्स, द बिल असर्ट्स मतलब ये जो बिल है, विधेयक है 2025 वाला, ये दावा करता है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। दावा क्या करता है? ये कंजंक्शन है। ये दावा ये करता है कि द स्टेट में डिसाइड, में है वो संभावना बताता है कि राज्य हो सकता है कि तय कर सकता है, व्हेन अ शेड्यूल सेकंड एनिमल हैज बिकम वर्मिन। क्या डिसाइड कर सकता है कि कब शेड्यूल टू, अनुसूची में आने वाला शेड्यूल टू अनुसूची दो में जो एनिमल है, वो कब बन चुका है वर्मिन। वर्मिन का वैसे तो होता है फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट या जंगली जानवर, छोटे जंगली जानवर। यहां पे आप ऐसे मानो हार्मफुल एनिमल। इस वर्मिन का मतलब है जो नुकसान पहुंचाते हैं, हार्मफुल बन चुके हैं। एंड दस, और इस प्रकार से, दस का मतलब सो, लाइबल टू, और इस प्रकार से प्रवर्त हैं द लूज प्रोटेक्शन अंडर दैट शेड्यूल। अब उस शेड्यूल में चूंकि ये पता लग गया आपको, आपने ये घोषित कर दिया कि ये हार्मफुल है, और अगर आपने हार्मफुल कह दिया तो साहब इस शेड्यूल में एक व्यवस्था और है, जिसको तुमने ठप्पा लगा दिया कि ये हानिकारक है एनिमल, तो उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, वो प्रोटेक्शन खो देगा फॉर स्पेसिफिक एरियाज, विशेष क्षेत्रों में, एंड पीरियड्स, और विशेष समय के लिए। ठीक है, फिर समझो, ये बिल, इस बिल में क्या लिखा है? इस बिल में ये क्लेम है, इस बिल में ये अफर्मेशन है कि द स्टेट सब्जेक्ट हो गया, मे डिसाइड, ये हो सकता है कि तय कर ले। इस बिल में ये लिखा है कि स्टेट के पास पावर आ जाएगा कि वो तय कर पाएगा कि कब एक शेड्यूल्ड सेकंड जो एनिमल है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वो कब बन चुका है हार्मफुल। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। वर्मिन जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है। और इस प्रकार से जब इसको आपने हार्मफुल कह दिया, तो फिर ये इसकी संभावना क्या होगी, ये प्रवर्त किस तरफ होगा कि भाई इसको प्रोटेक्शन लूज करना पड़ेगा। जो इसको सुरक्षा मिली हुई थी एनिमल को, चूंकि आपने ठप्पा लगा दिया हार्मफुल है, तो फिर वो प्रोटेक्शन वो लूज कर देगा। लूज की तीनों फॉर्म ये होती है, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, और इसके प्रोनाउंसिएशन लूज होता है, लॉस्ट नहीं होता। ठीक है, किसके तहत? और वो प्रोटेक्शन मिली हुई थी किसके तहत? इस शेड्यूल के तहत। ठीक है, और फॉर स्पेसिफिक एरियाज, और ये प्रोटेक्शन किस लिए होती है? विशेष क्षेत्र में और विशेष समय के लिए प्रोटेक्शन मिली होती है, वो सब खो देगा ये, अगर इसको हार्मफुल कह दिया तो। ये एक विधेयक के अंदर ये बात मेंशन की गई है। आगे चलिए, एक बार खुद से पढ़ के देख लीजिए।
इट ऑल्सो वेस्ट, इट यहां पे फिर से विधेयक के लिए है, प्रोनाउन दे दिया। पहले इसने कहा द बिल, है ना, अब इस बिल के लिए इसने कहा इट। इट ऑल्सो वेस्ट, अब ये जो बिल है, इट सब्जेक्ट हो गया, ऑल्सो है वो एडवर्ब है, वेस्ट है वो मैन वर्ब है, और ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं। यह जो बिल है, ये वेस्ट का मतलब क्या है? पावर देना, शक्ति देना, है ना, शक्ति प्रदान करना। तो शक्ति तो इसमें दे रहा, हालांकि इसका मतलब देना ही होता है, पावर तो दे ही रखा है, किस क्या प्रदान करना, वेस्ट विद पावर। तो यह चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, एक मुख्य वन्य जीव वार्डन संरक्षक जो है, उसको पावर देता है टू ऑर्डर एनी एनिमल, ये आदेश देने का कि कोई भी एनिमल दैट हैज सीवियरली इंजर्ड अ पर्सन, उस एनिमल ने जिसने कि बहुत गंभीर रूप से किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया है, उसको मारने का आदेश दे सकता है। ट्रैंक्विलाइज्ड, उसको बेहोश करने का आदेश दे सकता है। कैप्चर्ड, पकड़ने का आदेश दे सकता है। ट्रांसलोकेटेड, उसको ट्रांसफर करने का, वहां से हटा के दूसरे स्थान पर ले जाने का आदेश दे सकता है। इस बिल में यह भी व्यवस्था है, दूसरी शर्त है इसमें, दूसरा पॉइंट है। तो यह जो बिल है, ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है, ठीक है, इस वार्डन को, ये ऑब्जेक्ट है इसका, ये इसको देता है पावर, है ना, विद के साथ लगेगा ये। पावर देता है किसका? ऑर्डर देने का। ऑर्डर वैसे ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ऑर्डर के बाद में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता। अगर वर्ब हो तो, नाउन हो तो फॉर लगा लेते हैं जनरली। तो यह जो बिल है, ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को, मुख्य वन्य जीव संरक्षक को पावर देता है कि वो वार्डन ऑर्डर कर सकता है किसी भी एनिमल को मार देने का। एनी एनिमल टू बी किल्ड, ये पैसिव है कि किसी भी एनिमल को मार दिया जाए, ठीक है, या ट्रैंक्विलाइज कर दिया जाए, मतलब इंजेक्शन लगा के बेहोश कर दिया जाए, उसको शांत करने के लिए। कैप्चर्ड, उसको पकड़ लिया जाए, या ट्रांसलोकेटेड, या उसको दूसरे जगह पे ले जाया जाए। ये टू बी के साथ, बी के साथ थर्ड फॉर्म है, ये बी कॉमन छोड़ दिया इसने, यही बी के साथ थर्ड फॉर्म यहां है, यही बी के साथ थर्ड फॉर्म यहां है, यही बी के साथ थर्ड फॉर्म यहां है, ठीक है। अच्छा जी, ये एनिमल है कौन सा? ये रिलेटिव क्लोज दे दिया इसने। वो एनिमल जिसने कि किसी व्यक्ति को, ए का मतलब है एनी, जिसने किसी भी व्यक्ति को बहुत गंभीर रूप से, सीवियरली का मतलब है सीरियसली, बहुत ही गंभीर रूप से इंजर कर दिया हो, हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अच्छा जी, ट्रैंक्विलाइज का मतलब है सिडेट करना, काम करना, एनेस्थेटाइज करना, तो बेहोश करना समझ लो इसको। तो किसी भी उन्मादी, किसी भी पागल जानवर को अगर आप शांत करना चाहते हैं तो इंजेक्शन लगा के ऐसा कर सकते हैं। ट्रांसलोकेट का मतलब है हाँ, शिफ्ट करना, हस्तांतरण करना, दूसरी जगह भेजना, ये मान सकते हो, दूसरी जगह भेजना। और मोजाइक जो शब्द है, इसका मतलब है मिश्रण, वो आगे आएगा, देखो देखें, मिक्सचर, ब्लेंड, कॉम्पोजिशन। देयर हैव बीन वायलेंट कन्फ्रंटेशंस, देयर एडवर्ब है, देयर से स्टार्ट करते हैं तो इन्वर्जन लगता है, वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है, ठीक है। तो वायलेंट कन्फ्रंटेशन रहे हैं, कन्फ्रंटेशन का मतलब है क्लैश, आमना सामना, ठीक है। बहुत ही हिंसक मुठभेड़ रही हैं विद वाइल्ड बोर्स, जंगली सुअरों के साथ। बोर का मतलब होता है सुअर, और वाइल्ड बोर का मतलब है वाइल्ड स्वाइन, ठीक है, जंगली सुअर। तो कह रहा है कि काफी जंगली सुअरों के साथ मुठभेड़ रही है, क्लैश रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रहा है। इन द स्टेट्स डेंस मोजाइक, राज्य के, राज्य कौन सा? केरल। केरल के डेंस मतलब घना, जहां पे बहुत आबादी है। मोजाइक का मतलब होता है मिश्रण। फार्म्स का मतलब खेत, सेटलमेंट्स का मतलब कॉलोनीज या लोकेलिटीज, फॉरेस्ट मतलब वन। तो इनके मिश्रण में, जहां पे बहुत ज्यादा खेत हैं, जहां बहुत ज्यादा कॉलोनीज हैं, जहां बहुत ज्यादा वन हैं, उन क्षेत्रों में वाइल्ड बोर्स के साथ में काफी हिंसक कन्फ्रंटेशंस रहे हैं, क्लैशेस रहे हैं, मुठभेड़ रही हैं, ठीक है, मतलब हुई हैं ऐसा। ये हैव बीन दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो पहले हुआ है। नेक्स्ट देखो, पहले खुद पढ़कर देख लो। असेंबली रेजोल्यूशंस एंड मिनिस्ट्रियल ट्रिप्स। असेंबली मतलब विधानसभा में प्रस्ताव, असेंबली मतलब स्टेट असेंबली, विधानसभा, रेजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव, मिनिस्ट्रियल मतलब मंत्रियों से संबंधित, ट्रिप्स मतलब यात्राएं। तो एक तो असेंबली रेजोल्यूशंस, विधानसभा में प्रस्ताव। दूसरा मंत्रियों की यात्राएं, कहाँ की? न्यू दिल्ली की, ठीक है। टू हैव द वाइल्ड बोर डिक्लेयर्ड, किस लिए? इसलिए। हैव के साथ थर्ड फॉर्म ये दे रखा है ना यहाँ पे, ये कॉजेटिव वर्ब है यहाँ पे हैव। ये हैव जो है, ये कॉजेटिव वर्ब है, प्रेरणार्थक क्रिया है।
जो ये कह रहा है इसको ऐसे करवाओ, ये खुद करने के लिए नहीं कह रहा, करवाने के लिए। तो ये यात्राएं इन्होंने क्यों की, असेंबली में रेजोल्यूशंस क्यों आए, विधानसभा में बिल पास क्यों हुए, और मंत्रियों की यात्रा न्यू दिल्ली की क्यों रही? ये इसलिए रही कि इन्होंने चाहा कि वाइल्ड बोर को डिक्लेयर कर दिया जाए, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, एज वर्मिन। और डिक्लेयर किस रूप में करें, डिक्लेयर के साथ में एज लग जाएगा, वर्मिन के रूप में कि ये जो वाइल्ड बोर है ये हार्मफुल है। अंडर द सेंट्रल एक्ट, किसके तहत, केंद्रीय अधिनियम के तहत, अधिनियम से पहले दे लगता है, हैव प्रूव्ड फ्रूटलेस। ये दोनों चीजें, चाहे रेजोल्यूशंस पास किए हों या मंत्री लोग दिल्ली जाके आए हों, ये सब प्रूव हुए हैं। ये वर्ब हो गई, है ना। और फ्रूटलेस मतलब फ्यूटाइल, ये बिल्कुल व्यर्थ सिद्ध हुए हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। समझ में आ गई बात। असेंबली में रेजोल्यूशंस पास हुए, मंत्रियों की ट्रिप्स रही न्यू दिल्ली की, किस लिए रही कि ये चाहते थे कि वाइल्ड बोर को घोषित कर दिया जाए हार्मफुल। ये सब सेंट्रल एक्ट के तहत हार्मफुल का घोषित कर दिया जाए, ये फ्रूटलेस सिद्ध हुए हैं। रेड अगेंस्ट द ऑनगोइंग एक्सपेंशन, रेड अगेंस्ट का मतलब है इस संदर्भ में देखा जाए, इस संदर्भ में, अगर इस संदर्भ में देखा जाए, ठीक है। अर्स्टवाइल का मतलब होता है भूतपूर्व, आप इसको प्रीवियस कह सकते हो, फॉर्मर कह सकते हो, अर्लियर। बफर जोन का मतलब होता है सुरक्षा क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टिव जोन, सेफ्टी बेल्ट। लीथल का मतलब होता है घातक, जानलेवा, घातक या जानलेवा। देखो, फिर कह रहा है कि रेड अगेंस्ट द ऑनगोइंग एक्सपेंशन, ऑनगोइंग का मतलब कंटिन्यूअस, जो वर्तमान में चल रहा है। एक्सपेंशन का मतलब है विस्तार, नाउन है, ठीक है। ये ऑनगोइंग है, वो एडजेक्टिव है। तो हाल फिलहाल जो विस्तार चल रहा है ह्यूमन सेटलमेंट्स का, मतलब मानवीय कॉलोनीज का, मानव आबादी बढ़ रही है लगातार, अपने मतलब आवास, रहने का स्थान वो विकसित कर रहे हैं। तो इसके संदर्भ में अगर देखा जाए, इनटू अर्स्टवाइल बिफर जोन्स, और ये सेटलमेंट्स कहाँ बना रहे हैं, ये कहाँ बना रहे हैं अपने घर, ये वहां बना रहे हैं जो पहले बफर जोन्स हुआ कर सक होते थे, जो सुरक्षा क्षेत्र थे, जो एनिमल्स का रहने का स्थान था, ठीक है, जहां जंगल हुआ करते थे। चूंकि आबादी बढ़ गई तो जंगल तक हम लोग फैल गए। द चेंज रिस्क, ये जो बदलाव है ये खतरा पैदा करता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। खतरा किसका, नॉर्मलाइज करने का, सामान्य बनाने का, किसको, लीथल आउटकम्स, घातक परिणामों को, प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एडवांस। और ये घातक परिणाम किसने उत्पन्न किए, मानवीय प्रोग्रेस ने, इंसान आगे बढ़ रहा है। रेदर देन, इसका मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, रेदर देन का मतलब इंस्टीड ऑफ, किसकी बजाय, एनिमल बिहेवियर, मतलब जानवरों का बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, तुम वहां तक बढ़ गए हो, ठीक है। बाढ़ आती है, कहते हैं ना आजकल बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, जलवायु परिवर्तन हुआ है, ये ऐसा नहीं है। जल का जो मार्ग था, जहां से जल जाया करता था, पानी बहा करता था, उन बहावों के बीच में मकान बना लिए गए। अब वो रास्ता थोड़ी भूलेगा, पानी तो रास्ता नहीं भूलता अपना। तो इस कारण से आपदाएं ज्यादा होने लग गई, वही चीजें यहाँ पे है। रेड अगेंस्ट द ऑनगोइंग एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, इस संदर्भ में अगर पढ़ा जाए कि वर्तमान जो विस्तार है ह्यूमन सेटलमेंट्स का, और विस्तार कहाँ तक हुआ, पहले जो सुरक्षा क्षेत्र हुआ करते थे वहां तक विस्तार हुआ। तो ये जो बदलाव है, ठीक है, ये खतरा पैदा करता है, जो घातक परिणाम है उसको नॉर्मलाइज करने का, कि घातक परिणाम तो, लेकिन तुम इसको सामान्य होकर देख रहे हो, ठीक है। और ये परिणाम किसने प्रोड्यूस किए, ये एडजेक्टिव है, ये रिड्यूस्ड क्लॉज है। वो परिणाम विच वर प्रोड्यूस्ड बाई, विच वर को हटा के इसने सीधा किया प्रोड्यूस्ड बाई ह्यूमन एडवांस, किसकी बजाय, एनिमल बिहेवियर की बजाय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस सेड, दिस सेड का मतलब इसमें कहा, है ना, या ऐसा कहा गया। दिस की वर्ब सेड है। द सेंटर्स पावर, केंद्र सरकार की जो ताकत है, पावर है, टू डिक्लेयर वर्मिन, कि ये हार्मफुल डिक्लेयर कर सकता है केंद्र सरकार, हैज टू ओपन बीन एक्सरसाइज, ये बहुत कम बार इसका प्रयोग में लाया गया है। इस पावर को, सेंटर की जो पावर है, ये सब्जेक्ट, इस पावर को बहुत कम बार यूज में लाया गया है, ठीक है। ये वर्ब है, पैसिव वॉइस है, टू लगा दिया तो बहुत कम बार यूज में लाया गया है। एज ए वीटो, वीटो क्या होता है, किसी चीज को लीगल या इलीगल घोषित करने के लिए आप ठप्पा लगा दो, आपके पास पावर है, आप एक्सरसाइज करें उस पावर को, उसको वीटो बोलते हैं, शक्ति कह सकते हो। विदाउट ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया, बगैर, बगैर किसके, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, क्राइटेरिया मतलब होता है मापदंड, मानदंड कह सकते हो। और टाइमली एंगेजमेंट विद स्टेट्स, या फिर समय पर
राज्यों के साथ बात करके, दैट फेस डिस्टिंक्ट इकोलॉजिक एंड प्रेशर्स। जो फेस कर रहे हैं, वो राज्य जो फेस कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, विशेष, विशिष्ट, यहां दे रखा है, यूनिक, विशिष्ट कह दीजिए, अलग, और क्रिटिक का मतलब आलोचना। ठीक है, वो राज्य जो कि फेस कर रहे हैं विशेष या यूनिक इकोलॉजीज, मतलब अलग ही पारिस्थितिकी स्थितियां और प्रेशर्स, दबाव। केरलाज फ्रस्ट्रेशन इज दस अ फेडरल क्रिटिक। इस प्रकार से केरला की जो हताशा है, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, कुंठा या हताशा, इज इसलिए, है, दस सो या दैट्स वाई, अ फेडरल क्रिटिक एक संघीय आलोचना है। फिर समझिए, दिस सेड, इसने, दिस सेड मतलब अर्थात मान लीजिए, है ना, जो भी समझाया है उसी को आगे एम्फेसाइज करने के लिए कहा है। इसमें कहा गया कि द सेंटर्स पावर, कि केंद्र की जो ताकत है, केंद्र की जो पावर है, किस चीज की, वर्मिन डिक्लेयर करने की, उस उस पावर को बहुत कम बार एक्सरसाइज किया गया है वीटो के रूप में, है ना। इसको आपने वीटो के रूप में इस्तेमाल ही नहीं किया। फिर कह रहा है किसके बगैर, किसके बगैर इस्तेमाल नहीं किया, ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया के बगैर, कि पारदर्शी क्राइटेरिया एक होना चाहिए, है ना, उसके बगैर। साथ ही में दे रखा है कि बिना कोई टाइमली एंगेजमेंट के बगैर, भी टाइमली एंगेजमेंट भी नहीं दिखाया आपने, मतलब समय पर बातचीत भी नहीं की, है ना। इसका मतलब यूँ समझिए आप, मैं इसमें 2-4 बातें और बता दूँ आपको, विशेष जो हैं, वो एक तो ये है कि भई क्राइटेरिया जो है ना, वो क्राइटेरियन का प्लूरल होता है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया है प्लूरल, क्राइटेरियन जो है वो है सिंगुलर। ठीक है। दिस सेड को ऐसे मान लो इवन सो, तब भी, ये एम्फेसाइज करने के लिए आ रहा है, इवन सो मान लीजिए। सेंटर का जो पावर है, केंद्र का जो पावर है डिक्लेयर करने का वर्मिन, उस पावर को बहुत कम बार एक्सरसाइज किया गया है वीटो के रूप में, बगैर ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया के या टाइमली एंगेजमेंट के। ठीक है, मतलब इन्होंने पारदर्शी क्राइटेरिया नहीं अपनाया, समय पर इन्होंने बातचीत नहीं की स्टेट्स के साथ। वो कौन से स्टेट्स, ये वो राज्य हैं साहब जो डिस्टिंक्ट इकोलॉजीज फेस कर रहे हैं, जिनका यूनिक पारिस्थितिकी मतलब क्या कहें कि एक सिस्टम है, पारिस्थितिकी स्थितियां हैं, और दबाव फेस कर रहे हैं। ठीक है। केरला फ्रस्ट्रेशन, अब लेखक कह रहा है कि केरला की जो हताशा है, वो साहब एक संघीय आलोचना का विषय है। केरल इतना फ्रस्ट्रेट क्यों है, तो समझ जाओ कि मतलब कि आप स्टेट की सुनते नहीं हो, केंद्र की स्टेट के साथ बन नहीं रही, दोनों मिलकर काम नहीं कर रहे, तो ये फेडरल क्रिटिक है। ठीक है। 10 का मतलब है इस प्रकार से, सो कह सकते हो, देयर फोर कह सकते हो, एडवर्ब होता है ये। ठीक है। ये आपका एडिटोरियल हुआ। अब आप एक बार इन पांचों को जोड़कर देखिए, मैच द कॉलम में। वीटो क्या होता है, राइट होता है रिजेक्ट करने का, ये वीटो, और ये द राइट टू रिजेक्ट और प्रोहिबिट अ प्रपोजल, किसी प्रस्ताव को रोकना, रिजेक्ट करने का राइट, अधिकार है। 4 नंबर। ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया क्या है, ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया फेयर एंड ओपन स्टैंडर्ड्स है, पारदर्शितापूर्ण मानदंड है। 1 नंबर। डिस्टिंक्ट इकोलॉजीज क्या है, ये है यूनिक इकोलॉजिकल सिस्टम, जिनका इकोलॉजिकल सिस्टम सबसे यूनिक है, विशिष्ट है। 2। टाइमली एंगेजमेंट क्या है, समय पर कंसल्टेशन, समय पर बातचीत। फेडरल क्रिटिक क्या है, क्रिटिसिज्म, ये आपका आंसर आएगा। आइए पैसेज में। पैसेज में पहला क्वेश्चन था कि ये पैसेज है किस बारे में, तो ये इसी बारे में तो है, केरला यहाँ पे संशोधन करना चाह रहा है इस एक्ट में, इस बारे में है, बी आ जाएगा। फिर दूसरा आपसे पूछा, वाई डिड केरला इंट्रोड्यूस दिस बिल, इस बिल को इंट्रोड्यूस क्यों किया केरला ने, केरला क्या चाह रहा है, केरला चाह रहा है कि भाई इस समस्या को सोल्व करें, जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, विशेष करके वाइल्ड बोर का अटैक होता है, उसको सोल्व करें। सी, व्हाट डज द टर्म वर्मिन, वर्मिन का मतलब क्या है, वो एनिमल्स जो कि हार्मफुल हैं ह्यूमंस के लिए भी, क्रॉप्स के लिए भी। सी, हार्मफुल के लिए यूज किया है। तो ये हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए, बाकी 2 आपको करके लाने हैं और कमेंट बॉक्स में जाके आंसर करना है। देखिए, नंबर 4 कह रहा है आपको कि टोन क्या है इस लाइन की, द बिल असर्ट्स दैट द स्टेट में डिसाइड, कि ये जो बिल है ये दावा करता है कि राज्य तय कर सकता है, ये लाइन पढ़ी थी हमने,
ये असर्टिव और इन्फॉर्मेटिव है, सटायरिकल एंड मॉकिंग है, इमोशनल पर्सुएसिव है, डिफेंसिव अपोलोजेटिक है। ठीक है? मतलब दावा असर्टिव मतलब साफ-साफ कहा है, सूचना दी है। व्यंग्यात्मक है, किसी का उपहास कर किया जा रहा है। भावनात्मक है, किसी को मनाने के लिए ऐसा यूज़ किया है। या रक्षात्मक है और माफ़ी से भरा हुआ अपोलोजेटिक है। वाइल्ड एम्बिशन रिलेटेड इसमें आपको मेन क्लॉज़ बताना है, ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है भाई? तो ये था अपने आज के इस एडिटोरियल में। कल टेस्ट है, तो आप इस वीक का जितना भी हमने पढ़ा है, वो सारा पढ़ के रखिए। सेशन नंबर 150 होगा कल, ठीक है? तो कल शाम 5 बजे मिलते हैं। तैयारी करके रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो।